कि यार आप 24 लाख स्पेंड कर रहे हो कार में और उसके बाद भी एसेसरीज खरीदोगे तो फिर क्या ही सेंस निकलेगा। एग्जैक्टली मतलब लोग होते हैं जो जैसे जिन लोगों को सिर्फ ब्रांड चाहिए, जिन लोगों को चाहिए कि नहीं मेरे मर्सिडीज का लोगो लग जाए या फिर मेरे कार के आगे एक ऑडी का लोगो लग जाए, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट वही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, नो डाउट्स इन दैट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेंड कर रहे हो 20 लाख 24 लाख 25 लाख और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको सेफ्टी दे, जो आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखे, तो टाटा हैरियर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर नाउ। हैरियर जो है वो आप किसी भी तरह के रोड्स पे चला लो। इसके अंदर जो अलग अलग मोड्स दे रखे हैं, जो फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे एक है रफ रोड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो टाटा लवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज अभी मैं बैठा हूँ टाटा हैरियर के टॉप वेरिएंट XZA प्लस में, जैसा कि आप पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हो। और मेरे साथ है आज अदीन के दादा, जो कि हैरियर को ओन करते हैं। सो दादा, मैं आपसे पहली चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि गाड़ी को कितना टाइम हो गया है एंड कितने किलोमीटर अभी तक चल चुकी है? ये गाड़ी मैंने ली थी फेब के फर्स्ट वीक में इस साल 2021 में, मतलब अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं। और 6 मंथ्स में ये गाड़ी आज एग्जैक्टली 10,749 किलोमीटर्स चल चुकी है। मतलब गाइस सिर्फ 6 मंथ में अराउंड 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप देख ही सकते हो कितनी गाड़ी को चला चुके हैं। ये बहुत सी लॉन्ग ड्राइव्स भी करी है। सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने टाटा हैरियर क्यों ली? आपके पास MG हेक्टर, जीप कंपास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक किया सेल्टॉस और क्रेटा को तो हम हैरियर से कंपेयर नहीं कर सकते, बट MG हेक्टर और जीप कंपास जैसे ऑप्शन होते हुए भी आपने हैरियर क्यों ली? Basically, when I decided to buy a car, this is my first car to begin with. So when I was planning to buy my first car, initially मेरा प्लान ये था कि मैं एक सेडान खरीदूंगा। अच्छा। बट देन ओपिनियन लिए कुछ लोगों के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, और फिर मेरा पर्सनली भी इंक्लिनेशन थोड़ा फिर सेडान से हटकर XUV की तरफ और थोड़ी बड़ी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा आई वॉज इंटरेस्टेड। अच्छा। फिर मैंने जब थोड़ा और इंक्वायर किया और व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट मार्केट में, तो मुझे पता चला कि हैरियर लॉन्च हो चुकी है और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। पहले मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं हैरियर की तरफ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्रेटा में ज़्यादा था, क्योंकि अच्छा। क्रेटा ऑब्वियसली काफ़ी चर्चा में थी। मेरे काफ़ी नोन लोगों के पास क्रेटा है, कैंटीन में इजीली अवेलेबल है। तो लेकिन मेरा ये प्लान था कि मुझे लेनी है तो टॉप मॉडल लेनी है, और उस टाइम पे कैंटीन में टॉप एंड वेरिएंट अवेलेबल नहीं था। फिर ऐसा नरम गरम रिस्पांस देखते हुए हैरियर के लिए आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि क्या करना चाहिए। अनदर बिग थिंग वॉज प्राइस। मैंने सोचा कि प्राइस भी इसका थोड़ा होना, ऑन रोड अगर आप देखोगे ऑटोमेटिक XZA प्लस का प्राइस, तो आपको आराम से 24 to 25 लाख तक आपको ये ऑन रोड मिलेगी। फिर आई गेव इट अ थॉट, थोड़ा सोचा थोड़ा कि चलो गाड़ी है, जब लेनी है तो थोड़ी अच्छी लेंगे। जब शोरूम पे विज़िट किया, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि टाटा का जो नाम है, टाटा डजंट बिलीव इन ग्लिटरी एंड ग्लोई थिंग्स। टाटा का है कि आपको लुक्स भले ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन टाटा आपको क्वालिटी देगा, स्टर्डी, हाँ सेफ्टी देगा, स्टर्डी रहेगी, मजबूत रहेगी। एंड नाउ व्हेन आई एम ड्राइविंग टाटा हैरियर, गाड़ी जिस हिसाब से रोड से चिपक के चलती है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो बिग, सो ह्यूज, सो हैवी, वो एक अलग ही मज़ा है। आपको समझ में आता है कि ये काफ़ी सेफ़ है फॉर समवन ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसने गाड़ी खरीदने के बाद चलाना सीखा है। हैरियर से ही अपने कार मैंने हैरियर से ही सीखा है। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि दादा को पहले कौन सी भी गाड़ी नहीं आती थी, इन्होंने हैरियर लेकर ही, मतलब आप सोच सकते हो 24 लाख की कार लेकर इसी गाड़ी से सीखी। इनने ये भी नहीं सोचा कि गाड़ी की, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी मैं उससे सीखूंगा। इनने ऑटोमेटिक गाड़ी ली, इजीली चला रहे हैं। और एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये डीजल इंजन है, फिर भी आप देख सकते हो अभी हम गाड़ी चल रही है, लो RPM पे ही चल रही है, बट आप देख सकते हो 1% भी केबिन में नॉइज़ नहीं आ रहा है। सो वैसे भी मैं आपको बताऊं तो हैरियर, MG हेक्टर और जीप कंपास में सेम ही 2 लीटर का इंजन आपको प्रोवाइड करा है। सो नेक्स्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका एक्चुअल माइलेज कितना, मतलब आपने अराउंड 11,000 किलोमीटर्स चला लिए। सो आपने बहुत सी लॉन्ग ड्राइव्स भी करी, तो सिटी एज वेल एज हाईवेज पर। और एक और चीज़ मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप 100-120 के नीचे चलते भी नहीं हो, आपकी हमेशा हाई स्पीड पर ही आप गाड़ी चलाते हो, बिकॉज इसमें स्पीड भी ज़्यादा पता नहीं लगती। 100 तो मतलब बिल्कुल भी अंदर केबिन। हाँ, तो आपको कितना इसका माइलेज, एक्चुअल माइलेज मिला है? देखो, द डिफरेंस इज कि जब आप सिटी में चलाते हो RPM कम होता है, स्पीड कम होती है और गाड़ी बड़ी है। yes. तो सिटी में इसका माइलेज कम होता है। सिटी में ये आपको 8-10 मैक्स टू मैक्स 12 तक दे देगी। बट
और ये गाड़ी बनी लॉन्ग ड्राइव के लिए, ये कोई एलिगेंट या फिर बहुत नाजुक सी कोई चीज़ नहीं है, ये रफ़ एंड टफ़ है। आप इसके साथ आप ऑफ रोडिंग कर लो, आप इसके साथ में इसको एक स्ट्रेच में 600-700 किलोमीटर चला लो, जैसा कि आप ये गाड़ी जैसा मैं चलाता हूँ यूजुअली। तो ये उसी लिए बनी है। और मुझे ये हाईवे पर देती है व्हेन आई ड्राइव अराउंड 100-120 का, जो अगर मैं एवरेज स्पीड लेके चलता हूँ तो ये अराउंड 17 का माइलेज दे देती है। मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, पिन पॉइंट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये ईजीली एनीवेयर अराउंड 15 to 17-18 तक है, क्योंकि जब मैं एक बार फुल टैंक करता हूँ, 40 लीटर्स का टैंक है, तो ये 600+ किलोमीटर्स निकाल लेती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 to 120। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, इतनी बड़ी गाड़ी आपको अराउंड 170 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और माइलेज निकाल रही है अराउंड 16 से 17, वो भी हाई स्पीड पे, मतलब 120+ स्पीड, तो जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया माइलेज है जो कि टाटा आपको प्रोवाइड कर रही है। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत से अभी जितने भी यूथ है उनको टाटा हैरियर उनकी ड्रीम कार बन चुकी है, स्पेशली डार्क एडिशन में थोड़ा टाइम था, नहीं तो दादा भी डार्क एडिशन ही लेता, इसलिए उन्होंने व्हाइट कलर अभी लिया है, आप देख सकते हो गाड़ी। सो माइलेज का तो पता लग ही गया, हाईवे में दे रही है 16 to 17 और सिटीज़ में अराउंड 8-9, अगर ज़्यादा ही सिटी में चल रही, बट अगर थोड़ा सिटी हाईवे तो 12 तक चली जाती है। सो माइलेज की भी बात हो गई। अब सबसे नेक्स्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कि वन स्ट्रेच में 600 किलोमीटर की ड्राइव करी है, तो उसमें आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है? उसमें आपकी ऑफ रोडिंग भी कवर हो गई, देन उसमें आपको ओवरऑल आप एक बार शेयर करिए कि गाड़ी का पूरा लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा था, उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको हैरियर की अच्छी लगी एंड क्या कुछ कमियां लगी, तो आप पूरी व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। देखिए, मेरा 1200 किलोमीटर्स मैंने 2 दिन में कवर किया है। 600 किलोमीटर एक दिन में, नेक्स्ट 600 किलोमीटर दूसरे दिन में, तो 600 किलोमीटर का जो मेरा डिस्टेंस था, मोस्टली मेजॉरिटीली 75% ऑफ माई ड्राइव वॉज ऑन द हाईवेज़। सो हाईवेज़ पे ये होता है कि गाड़ी आपकी एक तो स्पीड में चलती है कंफर्टेबली, और दूसरा ये है कि आप एक स्टेबल स्पीड मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जब मैं ऐसे कुछ पैचेस आते हैं बीच में, जब आपको विलेजेस के थ्रू ड्राइव करना पड़ता है या फिर कहीं जाम हो जाता है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल जाता है, तो ओवरऑल अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखोगे तो ये गाड़ी जो बनी है हैरियर जो है, वो आप किसी भी तरह के रोड्स पे चला लो। इसके अंदर जो अलग अलग मोड्स दे रखे हैं, जो फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे एक है रफ रोड, अगर आप किसी रफ पैच पे चला रहे हो जहाँ या अंडर कंस्ट्रक्शन कोई रोड चल रहा है, वहाँ आप रफ रोड मोड एक्टिवेट कर दो। आप आपके स्टीयरिंग और आपके एक्सेलरेटर पर फील कर सकते हो जब ये मोड्स चेंज होते हैं। फिर अगर आप किसी घाट वाले रोड पे चला रहे हो या फिर कहीं चढ़ाव है या फिर डिसेंट है, हिल डिसेंट है, तो तब हिल डिसेंट मोड लगा दो, आपकी गाड़ी काफ़ी स्टेबल हो जाएगी और विदाउट पुशिंग द ब्रेक्स आपकी गाड़ी इसकी पोजीशन स्टेबल मेंटेन कर सकती है। फिर आपका वेट रोड मोड है, जैसे अभी जब मैं एमपी में एंटर किया हूँ, गुना के बाद मुझे इसमें बारिश के काफ़ी पैचेस मिले हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर आप वेट मोड रोड एक्टिवेट कर देते हो तो आपकी गाड़ी रास्ते पर कितना भी पानी हो स्टेबल चलेगी और आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो ये अलग अलग फंक्शंस का मैंने यूज़ अपने इस ड्राइव के दौरान किया है। और शॉर्ट कमिंग्स आप कहोगे तो मुझे एज सच कोई अब तक तो इसकी कोई शॉर्ट कमिंग लगी नहीं है कार में, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना मैंने ड्राइव किया है, मैंने सुबह से स्टार्ट किया था, मैं शाम तक, मतलब आगरा से मैं निकला हूँ सुबह 9 बजे, देवास मैंने टच कर दिया था शाम को 5 बजे, रास्ते में मैंने एक ब्रेक लिया था 15 मिनट्स का, उसके अलावा मैंने ज़्यादा टाइम पास किया नहीं है, मैं एकदम इजीली आ चुका हूँ। और आजकल रोड्स भी इतने अच्छे हो चुके हैं, रोड्स भी ऑफ रोडिंग का सवाल ही नहीं उठता। रोड्स भी अच्छे नहीं, बीच में कहीं के पैचेस से मुझे वैसा लगा कि ऑफ रोडिंग एज गुड एज ऑफ रोडिंग ही हो गया। अनसर्टेन ब्रेकर्स जो अनसर्टेन ब्रेकर्स जो आए थे, तो वहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी स्मूथली, काफ़ी कंफर्टेबली चल जाती है। इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स है, इसके जो शॉकअप्स है, वो काफ़ी बढ़िया है, आपको झटका फील नहीं होगा। और ना ही ये कई गाड़ियाँ होती है ना जैसे आवाज़ करती है, ना ही आवाज़ करेगी, ये काफ़ी स्मूथली शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। और कोई जर्क या फिर कोई कभी गाड़ी अगर हम स्पीड ब्रेकर से नज़र नहीं आता और हम स्पीड ब्रेकर पे कभी कभी गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो जो एक शॉक या फिर एक जर्क लगता है वो इस गाड़ी में फील नहीं होता, काफ़ी हद तक फील होता है। तो ये मुझे इस गाड़ी की काफ़ी ब्रिलियंट रिस्पांस टू द रफ रोड्स एंड स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इस गाड़ी का। प्लस सीट्स हैं इसके वेंटिलेटेड है नहीं, लेकिन मुझे तो डिस्कम्फर्ट हुआ नहीं इतनी लॉन्ग ड्राइव जो मैंने की है। जैसे मैंने कहा 15 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया है, बट ड्यूरिंग माई एंटायर 6 to 7 आवर्स का जर्नी आई नेवर फेल्ट कि मुझे पसीना आ रहा है या फिर मुझे ऐसे ज़रूरत है कि अभी आई नीड टू जस्ट शट डाउन माई कार एंड टेक अ ब्रेक और जस्ट रिलैक्स माई सेल्फ। काफ़ी पोजीशन कंफर्टेबल है, ड्राइव कंफर्टेबल है,
म्यूजिक सिस्टम कंफर्टेबल है, वो आपको पता चलेगा। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे ही। और 600 किलोमीटर की ड्राइव वन स्ट्रेच में करना, वो भी अकेले, बहुत बड़ी बात है। आप देख ही सकते हो, जो बंदा अकेले गाड़ी इतनी चला कर आ रहा है, अगले दिन फिर लंबी ड्राइव्स पर जा रहा है, तो उसी से आप हैरियर का कंफर्ट पता कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। लाइक हम आज भी अराउंड 80 से 100 किलोमीटर की ड्राइव करके आए, तो हम शॉपिंग मॉल के कॉम्प्लेक्स में जैसे ही वो अपन पार्किंग के लिए चढ़ते उतरते हैं, तो उस टाइम हमें हिल असिस्ट मोड इसका बहुत काम आया। जैसे कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें क्लच तो रहता नहीं है, बट हमने जैसे ही रेस छोड़ी, जहाँ पर ऐसा थी, अगर आप मैनुअल गाड़ी को कंपेयर करेंगे तो आपको उसमें हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा। सो इसमें हिल असिस्ट मोड का हमें बहुत फायदा हुआ है। हिल असिस्ट मोड ये है कि अगर आप गाड़ी का ब्रेक, एक्सीलरेटर सब छोड़ देते हो, फिर भी गाड़ी आपकी जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में स्टेबल रहेगी, ना वो आगे बढ़ेगी ना वो पीछे जाएगी। अगर आप आपका एक्सेलरेट करोगे तो ही वो आगे बढ़ेगी, और अगर आप एक्सेलरेट नहीं करते हो तो वहीं थम जाएगी। ब्रेक का यूज़ करने की ज़रूरत उसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये उसका काफ़ी अच्छा एक फीचर है। क्योंकि मॉल्स में या फिर पार्किंग्स में तो ठीक है, वो तो काफ़ी छोटा और मैन मेड हम कह सकते हैं, जो घाट सेक्शंस आते हैं। लेकिन जो जो स्पेशली जब हम घाटों में जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, या फिर अगर आप नॉर्थ में जाओगे, हिमाचल साइड, वहाँ पे अनसर्टन रोड्स हैं, तो वहाँ पे ऐसे वक्त आप हिल असिस्ट मोड का यूज़ करके काफ़ी इजीली, काफ़ी अच्छे से आप आपके ड्राइव का, सेफ ड्राइव का मज़ा ले सकते हो। ये आई पर्सनली फील, और मैंने इसको यूज़ भी किया है। जब मैं कोंकण में ड्राइव कर रहा था, तब मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है, हिल असिस्ट मोड का। पैनिक कर देती है यूजुअली जिन गाड़ियों में को मैनुअल ट्रांसमिशन करना होता है, या फिर आपको यूजुअली सेकंड गियर में ही गाड़ी आप चढ़ा पाते हो, क्लच प्रेस करना होता है, ऐसा कोई इसमें झंझट है नहीं। जस्ट पुश वन बटन एंड यू आर गुड टू। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस गाड़ी। सो गाइस, आप में से अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो ये लंबी है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा एक जेन्युइन ओनरशिप एक्सपीरियंस है, जिसमें एक एक चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं। जो भी हैरियर लेने का प्लान कर रहा है, उसके लिए हमने सोचा एक से एक चीज़ सारी क्लियर हो जाए, पूरा ओनर का अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सके। ये हमारी आज की वीडियो का मोटिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि टाटा की कार्स बहुत डिमांड में है, तो आपने जब गाड़ी बुक करी थी, कितने टाइम की वेटिंग थी, आपको टाटा ने कैसा ट्रीट करा, एंड सर्विस अराउंड कितनी अभी फ्री सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है विद इन 1 ईयर, या फिर 15,000 किलोमीटर्स पर हैरियर का ऑयल चेंज होता है। तो आपका कैसा क्या ओवरऑल टाटा से एक्सपीरियंस रहा है, सर्विस एज वेल एज शोरूम, मतलब कैसा ट्रीट करा आप? ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट टाटा। टाटा की जो सर्विस है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि MG हेक्टर हो गया, क्रेटा हो गई, ये सारी जो अभी पॉपुलर कार्स है, जो अभी एट पार जो हम कंसिडर करते हैं कि आप जब भी आप नई गाड़ी लेने का सोचते हो, तो ये 3-4 कार्स को भी आप कंसिडर करते हो। तो हैरियर की अगर मैं बात करूँ या टाटा की बात करूँ, तो जो सर्विस टाटा देती है, इनिशियली मैंने सुना था, जब मैं, ये तो मेरी फर्स्ट कार है, तो जब इनिशियली मैंने सुना था बाकी कुछ यूज़र्स से, तो उनका कहना था कि टाटा काफ़ी घिसी-पिटी प्रोफाइल है टाटा की यूज़र सर्विसेज, दो आपको हर जगह सर्विस स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन सर्विसेज इतनी अच्छी है नहीं। लेकिन क्योंकि हैरियर इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, टाटा की अगर आप पहले की कार देखेंगे तो वो सारी मैनुअल थी, ये काफ़ी डिजिटलाइज्ड वर्जन है टाटा की कार्स में। तो जब मैंने ख़रीदी, तब आप कहीं भी चले जाइए, जैसे ये मेरी सेकंड ड्राइव है, इसके पहले भी जब मैं नॉर्थ से यहाँ ड्राइव डाउन करके आया हूँ, तो रास्ते में मुझे कोई टेक्निकल एरर आ रही थी अराउंड आगरा। मैं जब आगरा के शोरूम पे लेके गया, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी दे सॉल्व माई इशू, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड था वो भी उन्होंने कर दिया है। और सिमिलरली जब मैं देवास में आया, परचेस तो मैंने हरियाणा से की है, फिर अपन कराने गए, लेकिन जब मैं देवास में भी मैंने जब सर्विसिंग कराई है कार की, सिमिलरली काफ़ी वेलकमिंग है टाटा की सर्विस सेंटर पर। जो इनके स्टाफ होता है काफ़ी वेलकमिंग होता है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है इनका, और यूज़र फ्रेंडली है। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट बाय अ कार इज़ दैट इसकी सर्विसेबिलिटी जो होती है। अगर आप MG, मतलब आई विल नॉट प्रोवोकेट और एडवोकेट एनीथिंग अगेंस्ट कोई सर्टन कंपनी, बट जब आप कोई भी कार लेते हो, तो इंडिया में हमारे जो रोड्स है, हमारा एक अलग माहौल है हमारे रोड्स पे, और हमारी ट्रैफिक सिस्टम, हमारा इंटायर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंडिया में होता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो आप जब इंडिया में कोई कार चलाते हो, तो सर्विसिंग और सर्विसेबिलिटी एक मेजर इशू होता है। तो टाटा की कार उस मामले में, टाटा की सर्विसेज आर अनपैरेलल्ड।
आप जब टाटा खरीदते हो आपको छोटे से छोटे गांव में भी टाटा का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर मिल जाएगा। और जैसे फोक्सवैगन हो गई और कोई फॉरेन कंट्री मतलब फॉरेन ब्रांड्स हो गए जिनके पार्ट्स हमें इजीली मिल नहीं सकते। अगर एक बार डैमेज हो गया तो हमें काफ़ी वेटिंग करना पड़ता है। अगर आप किसी स्मॉल टाउन से हो या फिर किसी पेरिफेरल सेंटर पर हो कहीं, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है कि हाँ यार अब कार मेरी ख़राब हो गई और इसका पार्ट मुझे मिल नहीं रहा। ऐसा इशू टाटा के साथ रेयरली आता है। आपका कोई भी इशू हो या कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो, वो आप नियरेस्ट सेंटर जाकर उसको एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि इसके सर्विसिंग स्टेशंस काफ़ी है और हर जगह आपको मिल जाएंगे और रिस्पॉन्स अच्छा है। एंड इसका कमर्शियल सेगमेंट में वैसे ही बहुत बड़ा नाम रहा है टाटा का। एग्जैक्टली नाम अभी हरेगा, इसलिए आई थिंक कि नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्राइविंग एंड कंफर्ट एंड एक्सेसरीज जो इसके अंदर मिलती है, इसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स, जो कस्टमर केयर टीम का जो रिस्पॉन्स होता है, जो सर्विसिंग टीम का रिस्पॉन्स होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप जब कंसिडर करोगे तो टाटा हैरियर इस वक्त आई थिंक अगर आपका बजट इज़ अराउंड 20-25 लाख्स और आप सोच रहे हो कि कोई अच्छी कार खरीदनी है, तो आंख बंद करके आप टाटा हैरियर को कंसिडर कर सकते हो। सो सर्विस का एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया, बट कभी आपको ऐसा फील हुआ है क्या कि जैसे कि हैरियर तो 5 सीटर कार है, अभी आज अगर सफारी की बात करें तो सफारी इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब इसी बेस पे बनी है बट थर्ड रो जोड़ दी है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ बट ये सिर्फ 5 सीटर है तो मुझे कहीं ना कहीं सिटीज़ में इसको चलाने में दिक्कत होगी, बिकॉज इतने बड़े बेस पे बनी है। तो आपको लाइक जीप कंपास से कंपेयर करें तो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इसी पावर और पिकअप में मिलती है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि 5 सीटर के लिए मैं इतनी बड़ी गाड़ी लूँ? नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट ही वही था एक्चुअली। जब मैंने देखा, जब मैं सर्विस सेंटर गया तो इसका फ्रंट और इसका स्टीयरिंग और कंट्रोल्स देखने से पहले मैंने इसका बूट स्पेस देखा और आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद इट्स बूट स्पेस कि मैंने वही देख के आधा दिमाग मैंने वही बना लिया कि चलो मुझे ये, क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मैं हर 2-3 साल में मूव करते रहता हूँ अलग अलग जगहों पर। तो जैसे जब मेरा ट्रांसफ़र होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रेजाइल चीज़ें होती है, जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, जो मैं ट्रांसपोर्ट में देने से बेटर है जो मैं खुद कैरी करूँ। तो ये ऐसी कार है कि बीइंग अ बैचलर मैं अपनी कार में पीछे सामान पैक कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ और आराम से निकल सकता हूँ, क्योंकि इतना बूट स्पेस है। आप अगर देखोगे सफारी के अंदर सिमिलरली मतलब सिमिलर लाइन पे सफारी भी बनी है, बस वही उसमें उसने 2 सीट ज्यादा पीछे लगा दी और बूट स्पेस कम हो चुका है। थर्ड रो भी कोई काम की नहीं, अगर आपके घर में बच्चे हो छोटे तो काम के, लाइक एडल्ट अपने जैसे तो कंफर्टेबल बैठ ही नहीं पाएंगे। जिन्हें रिक्वायरमेंट है ज्यादा, जिनकी फैमिली बड़ी है, जिन्हें रिक्वायरमेंट है, वो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर सफारी। लेकिन जैसे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो मेरा सामान कंफर्टेबली कैरी कर सके। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं अपना सामान कैरी कर सकूँ। मेरे साथ मेरा जिम रहता है, मेरे साथ में मेरी किताबें रहती है, मेरे साथ में मेरा काफी सामान रहता है, बिकॉज आप चलाने वाले वैसे भी अकेले हो। तो वो एग्जैक्टली नहीं, और अकेला ना भी रहूं तो सब कुछ मैनेज करके भी काफी जगह है। जैसे कि बोट इतनी ज्यादा है और आज भी हम अराउंड 6 लोग हम गए थे और कंफर्टेबल पीछे 4 लोग बैठ सकते हैं, मतलब आराम से। ऐसी मतलब स्पेस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप एक बार कौन सी भी टाटा की गाड़ी, हैरियर तो वैसे बहुत ही ज़्यादा भारी है, मतलब अगर आप एल्ट्रॉस का भी बोनेट उठा के देखोगे तो इतना वेटेड है। तो आपने भी जैसे कि बोनेट के बारे में बताया, इतना वेटेड है, उसमें आइसोलेशन भी प्रॉपर है। तो मतलब बहुत से लोग ये सोचते थे, पहले टाटा में ऐसा था कि जो टाटा इंडिगा थी, ये सब लोगों की साइकोलॉजी यही बैठी है कि आज भी इसमें मतलब कमर्शियल गाड़ी है, टाटा की गाड़ियों में प्रॉब्लम आएगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा की गाड़ियाँ बहुत ही रिफाइंड कर दी है एंड इस प्राइस बजट में आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है एंड बेस्ट इन क्लास गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है। आप इस पॉइंट के साथ एग्री करते हो? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो कंफर्ट एंड इससे रिलेटेड तो सारी बातें हो गई। इसमें प्रोवाइड करा है JBL का म्यूजिक सिस्टम, जिसकी साउंड क्वालिटी अल्टीमेट है। मतलब आपको मतलब बेस ट्यूब, बहुत से लोग जैसे कि मैंने भी अपनी हैचबैक में बेस ट्यूब लगा कर रखी है। आज के टाइम पे इतने प्रीमियम साउंड क्वालिटी आ रही है, मतलब जैसा कि इन्होंने बताया 600 किलोमीटर की ड्राइव 1 टेक में कर ली, और वो भी सिर्फ गाने, मतलब एक गाना भी कहीं ना कहीं सहारा रहता है। तो आपका इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में क्या कहना है? म्यूजिक सिस्टम काफ़ी इसका इम्प्रेसिव है। एक टाइम था जब आप कार लेते थे तब आपको कार के साथ में और चीज़ें, एक्सेसरीज आपको जोड़नी पड़ती थी। जैसे मेरे घर पे पुंटो है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा कि हम वूफर्स लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, हम वो लगाएंगे। बट ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट इनिशियली कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड ये भी था कि चलो मैं कार खरीद रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे इसमें भी स्पीकर्स, एडिशनल स्पीकर्स का यूज़ करना पड़े। बट आप जब देखोगे तो इसमें JBL के स्पीकर्स है, और नॉट जस्ट दैट कि वो JBL के स्पीकर्स है, बट इसका पोजीशनिंग ऐसा है कि 2 आगे दे रखे हैं इन्होंने स्पीकर्स, 2 पीछे की तरफ जहाँ पे पैसेंजर सीट्स हैं वहाँ दे रखे हैं, और इनफैक्ट बूट स्पेस जहाँ पे है वहाँ पर भी स्पीकर दे रखे हैं। तो जब आप चलाते हो और आप जब गाना प्ले करते हो
तो इट्स लाइक प्लेइंग, हाँ, होम थिएटर। हर जगह से साउंड आता है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का। तो आप फुल ड्राइव का मज़ा ले सकते हो। आप आराम से आप म्यूज़िक ऑन कर दो, गाने लगा लो और रास्ते पर एफर्टलेसली गाड़ी ड्राइव करो। आप ना तो बोर होंगे, ना तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट होगा। एक स्पीकर की क्वालिटी आपको गाना प्ले करके समझ में आती है कि कोई कंजूसी या कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग स्पीकर्स ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। उन्होंने एफर्ट लगाकर उन्होंने जो भी यूज़र का कंफर्ट देखकर ही हमें जो भी दिया है फैसिलिटी, तो वो आपको एक उनका एफर्ट दिखता है टाटा का। तो गाइस आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने बताया स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत से रिव्यूज़ आपने देखे होंगे, उसमें आपको फ़ोन के स्पीकर से बिल्कुल भी आउटपुट पता नहीं लगेगा। आप एक बार शोरूम विजिट करेंगे, पर्सनली सुनेंगे, फिर ही आपको उसका आउटपुट पता लगेगा। बाकी आप इसके सीट्स चेकआउट कर सकते हैं, कितनी प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में प्रोवाइड करी है। तो ऐसा सच आपको इसलिए नीड भी नहीं लगी, आपने सीट कवर्स लगाए नहीं। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। मुझे पर्सनली अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है आप किसी क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे पर्सनली जैसे मैंने गाड़ी ली है, जैसे ही मैंने उठाई थी अभी भी वैसी है ना। आपने ऐसा एक भी क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई? मैंने कुछ नहीं लगवाया, मैंने कुछ भी नहीं लगवाया है गाड़ी में। मुझे रिक्वायरमेंट, आई डोंट थिंक एडिशनल कुछ लगाने की या इसका लुक और ज़्यादा एनहांस करने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, इस पर जो इन्होंने एक वुडी फिनिश दे रखी है, प्लस इसके जो सीट्स है उस पर भी मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत लेने का, मुझे मतलब आई डिडंट फाइंड इट राइट कि मैं इसके साथ कुछ टैम्पर करूँ। इन्होंने काफ़ी अच्छा लुक दे रखा है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया है इसने में, या फिर इसके ऊपर कुछ और एडिशनल चीज़ें चढ़ाने में मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा। तो ये कार जैसी मुझे मिली है मैं वैसी ही यूज़ कर रहा हूँ और मुझे वैसी ही अच्छी लगती है। और मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, आपको भी ये पॉइंट सुनकर मज़ा आएगा। अब जैसे कि बहुत से लोग मैटिंग ऑनलाइन मंगाते हैं, तो इन्होंने सोचा मैटिंग इतनी अच्छी प्रोवाइड करी है तो क्यों ना उसके ऊपर डालने वाला जो सर्विस सेंटर आप या सर्विस कराने जाते हैं, तो आप वो नीचे देख सकते हैं जो थैंक यू मिलता है ना, जिसमें मतलब आपको जो पेपर वाला फुट मैट मिलता है जो कि वन टाइम यूज रहता है कि आप उसको जैसे ही कहीं जा रहे हो गंदा हो गया तो उसको कागज का वो निकाल के फेंक दो। तो इनने उस पर इन्वेस्ट कर लिया बिकॉज मैट्स वैसे इतने अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें जबरन का फिजूल खर्च करानी है। 500 रुपीज में फ्लिपकार्ट पे एक 100 पेपर मैट्स का सेट मिल जाता है। तो आई थॉट कि बारिश के दिन है, आप अगर कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे हो या फिर आप अगर कहीं बारिश हो रही है, आप बाहर से अंदर चढ़ते हो, तो आपकी जो मैटिंग है वो शायद डर्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि आप पेपर के मैट्स खरीद लो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उसको डिस्पोज कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो अब मैंने बस वो एक चीज़ ली है। और दूसरी चीज तो यही कि यार आप 24 लाख स्पेंड कर रहे हो कार में और उसके बाद भी एसेसरीज खरीदोगे तो फिर क्या ही सेंस निकलेगा। Exactly, मतलब मैं यही सोचता हूँ कि जो इंटीरियर्स इन्होंने दे रखे हैं वो ऑलरेडी इतने रिच और इतने होलसम है, तो मुझे आई डिडंट फाइंड इट राइट कि मैं इसमें और कुछ एडिशंस करूँ अपने हिसाब से। तो मुझे यही लुक काफ़ी सोबर और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो लाइक आपने व्हाइट कलर खरीदा जो प्रूवन कलर है, रीसेलिंग भी फ्यूचर में अच्छी मिलती है। सो आपने सिरामिक प्रो या टेफ्लॉन कोटिंग कराने का प्लान करा? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ प्लान ऐसा किया है नहीं, और पता नहीं यार रिक्वायरमेंट भी मुझे लग नहीं रही है। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि क्या किसी अगर कराना है तो वो ऑब्वियसली करा सकते हैं। हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं कराना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सो जैसा कि अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लास्टली अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो आपने 24 लाख इस गाड़ी में स्पेंड करे, टॉप वेरिएंट लिया, तो ओवरऑल आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आप इस गाड़ी के साथ सेटिस्फाइड हो? और जो भी कोई एसयूवी लेने का प्लान कर रहा है जिसका बजट 20 to 25 लाख है, उसे आप हैरियर लेने के लिए सजेस्ट करोगे? डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि एक एसयूवी ले, एक बड़ी गाड़ी ले, तो डेफिनेटली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके अगर मीट करती है ये कार, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर ये कार नहीं भी करती है तो आप इसके जो छोटे वेरिएंट्स हैं वो आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्सॉन जैसे मतलब हैरियर अगर आपके लिए बड़ी है तो आप टाटा के नेक्सॉन कंसिडर कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि मैं टाटा को एडवोकेट कर रहा हूँ या टाटा बढ़ावा दे रहा हूँ, बट पर्सनली आई फील कि 100% मेड इन इंडिया कार है, इंडियन यूजर्स को समझती है। जो कंपनी है ये हमारे कंट्री में बेस्ड है, सो दीज पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली इंडियन माइंडसेट इज एंड व्हाट डू वी वांट व्हेन वी आर गोइंग टू स्पेंड 24 लाख। तो एक होता है कि आपको सिर्फ ब्रांड, कुछ लोग होते हैं जो जैसे जिन लोगों को सिर्फ ब्रांड चाहिए, मेरे कार के आगे वो मर्सिडीज का लोगो लग जाए या फिर मेरे कार के आगे एक ऑडी का लोगो लग जाए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट वही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, नो डाउट्स इन दैट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेंड कर रहे हो 20 लाख, 24 लाख, 25 लाख,
और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको सेफ्टी दे, जो आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखे, तो टाटा हैरियर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर नाउ इन दिस सेगमेंट. तो यू शुड कंसिडर बाइंग दिस कार. बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है रेंज रोवर लेना, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पर ये बनी है, इसमें काफ़ी आपको फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है. मतलब एक बहुत ही आपको, अगर हैरियर पास से जा रही है तो आप एक बार ज़रूर देखोगे, बहुत ही बढ़िया, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है. सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो थोड़ी डिटेल ज़रूर थी एंड बारिश भी आ रही थी. हमने सोचा एक जेन्युइन टॉक रखे हम, ना कि कोई स्क्रिप्टेड वीडियो जिसमें हमने नॉर्मल बातें करी, इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा. तो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. एंड आपका क्या पर्सनल व्यू है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और ऐसे और भी कंटेंट चाहिए हो तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा. सबको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे.